हेलो एवरीबडी। लास्ट टाइम हम लोग 4.6 और उसके बेस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हमारे फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 उस पर बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमारी एक एक्सरसाइज बाकी थी सिर्फ 4.2। तो उसके बेस पर अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमने वैसे पहले कुछ करी थी, वो एक्सक्लूसिवली 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए करी थी। अब आज जो कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा और उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ उनका यूज होगा। कई प्रॉपर्टीज के प्रूफ करवाएंगे, कुछ चीजें एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज का प्रूफ पूछा जाए आपसे। एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, हमने 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में और स्पेसिफिकली 4.4 एक्सरसाइज के टाइम पर बताई थी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ये सबसे पहले बताने का रीजन क्या है, क्योंकि काफी सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ इसी प्रॉपर्टी के बेस पर होते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपको एक ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये दिया हुआ है। तो आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा कि अगर आपने कहा कि मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहता हूं तो R1 के एलिमेंट लिखिए और इनको इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। ये अलोंग R1। सपोज कीजिए आप ये कहते हैं कि मैं अलोंग R3 करना चाहता हूं या अलोंग सपोज कीजिए C2 करना चाहता हूं। तो C2 लिया आपने 1 2 2 2 3 2 और इसको इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया। दिस इज अलोंग C2। जस्ट क्लियर? किसी भी रो या कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करा जा सकता है और जिस भी रो या कॉलम के अलोंग करेंगे उसके सारे एलिमेंट लिखिए, उनको उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, चाहे वो रो हो या कॉलम। और एक चीज और आपको बताई थी कि अगर आपने एलिमेंट किसी एक रो के लिए और कोफैक्टर्स जो है सपोज कीजिए कि किसी और रो के लिए, सपोज कीजिए एलिमेंट आपने फर्स्ट रो के लिए, कोफैक्टर आपने थर्ड रो के ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करा तो रिजल्ट हमेशा 0। एलिमेंट किसी कॉलम के उठाए, कोफैक्टर किसी दूसरे कॉलम के उठाए, उन्हें करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, रिजल्ट 0। तो अगर रो के एलिमेंट्स को उनके अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट आता है। अगर एलिमेंट एक रो के लिए, कोफैक्टर किसी दूसरी रो के लिए मल्टीप्लाई करा और ऐड करा तो 0। एलिमेंट एक कॉलम के लिए, कोफैक्टर किसी दूसरे कॉलम के लिए, ये मल्टीप्लाई करा ऐड करा तो 0। और अगर आपने रो और कॉलम की भी मिक्सिंग कर दी कि एलिमेंट रो के उठा लिए, कोफैक्टर कॉलम के उठा लिए, उनको मल्टीप्लाई करा और ऐड करा, तो ना वो डिटर्मिनेंट आएगा ना वो 0 आएगा, वो कोई भी एडहॉक रिजल्ट आ सकता है, उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर्टी। ये बहुत कोर प्रॉपर्टी है पूरे डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट है। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी 4.4 के टाइम पर डिस्कस कर चुके, दोनों के दोनों। अब आगे प्रॉपर्टीज चल रहे हैं, उनमें कई सारी प्रॉपर्टीज में इस कॉन्सेप्ट का यूज होना है, इसलिए कुछ भी नई प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले मैंने एक बार ये चीज दोबारा रिकॉल करी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, ये प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से नोट करनी है, क्वेश्चंस को करते टाइम यूज होंगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड ऑनवर्ड जो है हम लोग फिर 4.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसमें ये काम आती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains same. Value of determinant remains same if we take transpose. ट्रांसपोज लेने पर वैल्यू सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये कहा कि ए का डिटर्मिनेंट है A11 12 13 या 21 22 23, आप इवन अल्फाबेट भी डाल सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। और आपने इसका ट्रांसपोज लिया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3।
ये तो प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट बराबर होता है। ट्रांसपोज लेने के बाद जो नया मैट्रिक्स आया, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो बराबर आएगा। The value of determinant remains same if we take transpose. A का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है। ये अगेन प्रॉपर्टी हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्यों बराबर होता है जरा उसका भी प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ के लिए अगेन वही प्रॉपर्टी यूज होगी। जैसे मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करा, देखिए जी A11, बाकी क्या बचा A22, A33, this minus A12, then 2133 minus 3123 प्लस 13, ये मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, 2132 3122। इसको अगर एक्सपेंड करता हूं अगेन, इसको भी किसी के अलॉन्ग कर सकता हूं, तो मैंने सोचा आपकी बार कॉलम के अलॉन्ग कर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी डिटर्मिनेंट को रो के अलॉन्ग करते हैं या कॉलम के अलॉन्ग करते हैं। अगेन प्लस माइनस प्लस 1 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपके पास गया 2 2 3 3 2 3 3 2, देन 1 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो और ये कॉलम अगर आप हटाते हैं तो 2 1 3 3 2 3 3 1 प्लस 1 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटाया 2 1 3 2 2 2 3 1। अगर आप ध्यान से देखें तो डिक्टो सेम क्वांटिटी है, 1 1 1 1, यहाँ 2 2 3 3 का प्रोडक्ट माइनस 3 2 2 3 का प्रोडक्ट सेम माइनस A12 प्लस A13 एंड सो। तो प्रूफ की कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाई चांस कभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपसे 2 मार्कर के क्वेश्चन के तौर पे पूछ लें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का प्रूफ जो है वो थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी टेक ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इज सेम। तो मेन रिजल्ट आपको ये याद रहना चाहिए, प्रूफ आपके रेफरेंस के लिए बता दिया। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास हो गई, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी ऑब्टेन्ड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा डिटर्मिनेंट आएगा। एलिमेंट किसी रो के कोफैक्टर किसी और रो के, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 0 आएगा। उसके बाद ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी बता दी। अगली प्रॉपर्टी देखिए जरा, ये भी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, काफी जगह यूज होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है, इन डिटर्मिनेंट्स वी कैन टेक रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन। रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं, नॉट ओवरऑल। ओवरऑल लेने के लिए फिर प्रोसीजर अलग हो जाएगा। देखिए ये जरा बात में फर्क है, ध्यान से समझना है कि इन डिटर्मिनेंट हम रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं, ओवरऑल कॉमन नहीं लेते हैं। मैट्रिक्स में अगर कॉमन निकलेगा तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स से बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा, सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है आपके पास से ABCDEFGHI, सपोज ये है, ये भी होगा। एट प्रेजेंट इस डिटर्मिनेंट में से ओवरऑल कुछ बाहर नहीं निकल रहा है। अगर मैट्रिक्स भी होता तो भी आप ओवरऑल से कुछ बाहर नहीं निकाल सकते थे। डिटर्मिनेंट में यहां पर आप 2 बाहर निकाल सकते हैं एक रो से। मैट्रिक्स में ये काम नहीं कर सकते थे। अगर 2 बाहर निकलना था तो सब में से बाहर निकलता, यहां से भी निकलता, यहां से भी निकलता, और ये 3/2 3/2 3/2 हो जाता। यहां आप रो वाइज कॉलम वाइज कॉमन निकल सकते हो, जहां जिससे जो कॉमन निकले।
जैसे यहाँ से 3 बाहर निकल सकता है, यहाँ से 4 बाहर निकल सकता है, तो 2 3 4 अगर आपने कॉमन निकाले आपके पास ये बच गया। और देखिए सपोज कीजिए आपके पास है 2 4 6 9 2 1 8 7 6 ये दिया हुआ, कहीं से ओवरऑल कहीं कुछ बाहर नहीं निकल रहा, 2 निकल रहा है काफी सारी क्वांटिटी से, लेकिन सबसे नहीं निकल रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले कॉलम से मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ। तो दिस इज 1 2 3 9 2 1 8 7 6। अगर फर्दर बाई चांस किसी और रो या कॉलम से आप कुछ कॉमन निकाल सकते तो निकाल लेते। अभी एट प्रेजेंट फिलहाल यहाँ कुछ भी और किसी से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, अगर निकल सकता तो निकाल लेते। तो इन डिटर्मिनेंट्स वी कैन टेक रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन। सपोज कीजिए आपके पास अगर ऐसे दिया हुआ है A B C D E F G H I, ये सारी क्वांटिटीज के इज एनी कांस्टेंट ऐसे करके दिया होगा। अब मैंने कहा जी आपको कॉमन निकालना है। अब ये डिटर्मिनेंट है, अगर ये मैट्रिक्स होता तो ओवरऑल सिर्फ एक के बाहर निकलता, ये मैट्रिक्स नहीं है। ब्रैकेट लगे होते तो मैट्रिक्स होता। मैट्रिक्स का सिंबल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ ये सिंबल नहीं होता, खाली कैपिटल लेटर लिखा होता है इधर ब्रैकेट, तो एक ही के कॉमन निकलता। अब ये डिटर्मिनेंट है तो आप रो वाइज कॉमन निकालें चाहे कॉलम वाइज कॉमन निकालें, तो यानी कि यहां से भी के बाहर निकल जाएगा, यहां से भी के बाहर निकल जाएगा, यहां से भी के बाहर निकल जाएगा। सो के इंटू के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये आपके पास आ गया। तो अगर हर रो या हर कॉलम में से कॉमन निकल रहा है तो अगर 3 रो हैं तो 3 बार बाहर, 4 रो हैं तो 4 बार बाहर, 4 कॉलम है तो 4 बार बाहर। इट इज क्लियर। आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपने देखा कि ओवरऑल हर क्वांटिटी में से के बाहर निकल रहा है और डिटर्मिनेंट है ये, तो डिटर्मिनेंट से एक के नहीं निकलेगा, फिर जितना उसका ऑर्डर होगा, अगर 3/3 है तो 3 बार बाहर, 4/4 है तो 4 बार बाहर, 2/2 है तो 2 बार बाहर। तो डिटर्मिनेंट में रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन निकलता है, ओवरऑल नहीं। और ओवरऑल नहीं इसलिए मना किया है, कॉमन तो यहां भी आप निकाल सकते हैं लेकिन वो एक सिंगल टाइम कॉमन नहीं निकलेगा। जितनी रोज होंगी उतनी बार कॉमन निकलेगा, या जितने कॉलम होंगे उतनी बार कॉमन निकलेगा। इसलिए ओवरऑल का स्पेशली ध्यान रखना है। और ये प्रॉपर्टी अगेन हम पहले कर चुके, अगर आपको याद हो कि हमने ये क्वेश्चन करा था कि ए अगर n/n मैट्रिक्स है तो के ए का डिटर्मिनेंट इसके रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ए, उसका बेसिक पर्पस यही था। अगर सारे एलिमेंट से k मल्टीप्लाइड है और ये n/n है, n रोज है n कॉलम है, तो हर रो से कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो n टाइम्स 3/3 का है तो k की पावर 3 आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी उस टाइम हमने याद करी थी, इसका बेसिक लॉजिक जो था वो यही था, के ए डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ए, वेयर n इज ऑर्डर। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये इसी के इलेबोरेशन में थी। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम ऑन द ट्रांसपोजिशन। दूसरी चीज, इन डिटर्मिनेंट्स वी कैन टेक रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन, ओवरऑल नहीं। और अगर ओवरऑल निकालना है तो जितनी रोज है हर एक रोज से कॉमन निकलेगा। तो ऐसे ओवरऑल एक्सट्रैक्शन नहीं होता, निकाल हम वहां भी रो वाइज कॉलम वाइज ही रहे। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैंने के को ओवरऑल से कॉमन निकाला, मैंने हर रो से कॉमन निकाला के, मैंने हर कॉलम से कॉमन निकाला के, इसलिए 3 रोज थी तो 3 बार निकल गया, या 3 कॉलम्स के हिसाब से लिया था तो 3 बार। तो मैं से ओवरऑल के बाहर निकालना नहीं कह रहा हूं, रो वाइज कॉलम वाइज कॉमन बाहर निकालना। अब जैसे मैंने यहां से कॉमन निकाला, वैसा ही काम मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकता हूं कि अगर बाहर कोई क्वांटिटी है, ये इसी प्रॉपर्टी की कॉरोलरी है एक तरीके से, कि अगर आपने अंदर से बाहर निकाला तो रो वाइज कॉलम वाइज है, सिमिलरली अगर बाहर का नंबर अगर अंदर जाएगा तो भी वो आपकी मर्जी की किसी एक रो या कॉलम से ही मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये 2 लिखा हुआ है, ABCDEFGHI। आप इस 2 को डिटर्मिनेंट के अंदर लेना चाहते हैं, ये है डिटर्मिनेंट। अगर मैट्रिक्स होता तो सारे के सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाते। अब आपकी मर्जी है कि ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो। आपने कहा जी मुझे सिर्फ R1 में करना है,
So determinant A will be 2A, 2B, 2C, D, E, F, G, H, I. आपने कहा नहीं मुझे C3 में करना है सिर्फ, so 2C, 2F, 2I, A, B, D, E, G, H. तो अगर बाहर का नंबर आप अंदर लेकर जा रहे हैं तो ये आपके डिस्क्रिप्शन पर है कि आप उसे किस रो से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। आप करने को ये भी कर सकते थे कि इस 2 के 2 डिफरेंट टुकड़े कर देते। मान लो आप इस 2 को लिख देते 4 इंटू 1/2। आप किसी और कॉम्बिनेशन में भी तोड़ सकते थे। ये लॉजिक को इलेबोरेट करके बता रहा हूं मैं कि जैसे हमने कॉमन निकाला, अंदर से बाहर नंबर निकाला रो वाइज कॉलम वाइज, सिमिलरली अगर बाहर का नंबर भी अंदर जाएगा तो वो भी रो वाइज कॉलम वाइज ही मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये एक अलग मैटर है कि उस बाहर वाले सिंगल नंबर के आप 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े कर ले और हर टुकड़े को आप इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपने सोचा कि भाई ये जो 4 है ये मैं R1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अभी 1/2 को बाहर छोड़ दिया आपने। अब आप 1/2 को बाहर रहने दें। आपने सोचा कि नहीं अब 1/2 को भी अंदर ले जाता हूं और अब मैं 1/2 को से C3 में ले जाता हूं। तो अगर आप 1/2 को C3 में ले जाते हैं तो 4ADG 4BEH एंड 4C/3 F/3 I/3 ये आ जाएगा। I/3 नहीं, सॉरी I/2 ये आ जाएगा। इट इज क्लियर? तो आपके पास आप रो वाइज कॉलम वाइज कॉमन निकाल सकते हैं। अगर बाहर कोई नंबर है तो रो वाइज कॉलम वाइज आप अंदर ले जा सकते हैं। आप चाहें, वैसे अगेन हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लॉजिकल क्लैरिटी के लिए बताया है कि आप चाहें तो उस नंबर को 2 पार्ट 3 पार्ट में स्प्लिट आउट करें और स्प्लिट आउट करने के बाद हर एक चीज को इंडिविजुअल एंट्री पर ट्रीट कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ट्रांसपोज के रिगार्डिंग, ट्रांसपोज पे वैल्यू सेम रहती है। दूसरी चीज इन डिटर्मिनेंट वी टेक रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन, नॉट ओवरऑल। अगर ओवरऑल से निकालना है तो जितनी रोज है उतनी बार कॉमन निकलेगा, या जितने कॉलम है उतनी बार कॉमन निकलेगा। बाहर का नंबर अगर अंदर जाएगा तो वो सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपकी मर्जी की किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई। हर प्रॉपर्टी के प्रूफ की डिटेल में इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इलेबोरेशन के लिए है ताकि प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ट्रांसपोज वाला हो गया, रो वाइज कॉलम वाइज कॉमन निकालने वाला काम हो गया। सबसे कोर प्रॉपर्टी आपको पता चली गई कि डिटर्मिनेंट के लिए किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करा जा सकता है। उस रो या कॉलम के एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। अब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। 0 कुछ एक खास केसेस में बनता है, टू बी प्रिसाइज 4 केसेस में 0 बनता है। अब वो चारों केसेस एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ 4 प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट होती है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी वन रो और कॉलम आर 0। अगर किसी एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा गया तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। क्यों? पहली प्रॉपर्टी है, आपने कहा मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, नेट रिजल्ट 0 आएगा। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कोई कोफैक्टर नहीं निकालना, कुछ नहीं, क्योंकि एलिमेंट सारे 0 हैं। और ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं कि ये जो सारे 0 होने चाहिए पहली रो में हो, कहीं भी हो सकते हैं। सपोज करो आपको एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है या एक डिटर्मिनेंट और दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है LMNPQR। किसी भी एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स, कॉलम भी हो सकता है, ये 0, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हुई? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी वन रो और कॉलम आर 0। डायगोनल की बात नहीं करी है, डायगोनल में सारे 0 होते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं उसका कोई लेना देना नहीं। किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होती है।
अगली प्रॉपर्टी देखिए जरा, ये प्रॉपर्टीज बाय हार्ट याद होनी चाहिए, इनके बिना आगे की एक्सरसाइजेस हम नहीं कर पाएंगे। अगली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कोई दो रोज या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल। देखिए फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये दिया हुआ है। अगर सपोज करिए मैंने कहा कि दो डिटर्मिनेंट, दो रोज या दो कॉलम्स इक्वल है, जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर ये जो दो कॉलम है बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो नेट रिजल्ट सीधा सीधा। सपोज कीजिए आपको दिया गया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ये दो आइडेंटिकल, नेट रिजल्ट जीरो। क्यों होता है जरा इसका प्रूफ देखिए। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास, अभी इसके बाद इलैबोरेट करते हैं। सपोज कीजिए कि ए बी सी डी ई एफ ए बी सी ये दिया हुआ है, इसमें दो कॉलम आइडेंटिकल है और मुझे प्रूफ करके दिखाना है इसका 0 है। तो एक प्रॉपर्टी है आपके पास, वो भी हमें आगे इलैबोरेट करनी है कि अगर मैं कभी भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो बाहर एक नेगेटिव साइन लग जाता है। कभी भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन लग जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है कि if we interchange any two rows or columns, the sign of determinant reverses. Sign of determinant reverses. Suppose कीजिए आपको दिया है A B C D E F G H I, आपने सोचा इंटरचेंज कर देते, किस किस को, R1 और R3 को। तो अगर आपने R1 और R3 को इंटरचेंज करने के लिए सोचा GHI ABCDEF, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगता है। दो रोज को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लग जाए। और देखिए इलैबोरेशन, अभी इस प्रॉपर्टी के प्रूफ पर भी आते हैं, पहले एक बार इस प्रॉपर्टी को अच्छे से इवैल्यूएट कर दे। सपोज कीजिए आपके पास ये है GHI DEF ABC, आपने सोचा अब कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे, C2 इंटरचेंज C3। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो ERT के टाइम में भी लगाते थे। ERT में और डिटर्मिनेंट में फर्क क्या आ रहा है कि ERT में ये प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लगती थी, इसलिए वहां अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगा भी तो वो कैंसिल आउट हो जाता था। यहां जो कुछ भी काम हो रहा है वो सिर्फ राइट साइड में हो रहा है, इसलिए जो साइन कंसिडरेशन है कि अगर मैं इस चीज का डिटर्मिनेंट निकालता हूं और सपोज कीजिए 5 आता है तो इस वाली क्वांटिटी का डिटर्मिनेंट -5 आएगा अगर मैंने रोज को इंटरचेंज करा। तो क्योंकि मैं इसे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर रख रहा हूं इसलिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाया। तो एक और इंटरचेंजिंग करिए, इंटरचेंजिंग करते ही IFCHEB, ये इट इज क्लियर। ओनली वन इंटरचेंजिंग at a time is allowed. It is clear? क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई, डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा। दूसरी चीज ट्रांसपोज पे वैल्यू सेम रहती है। तीसरी चीज आपको बताई कि डिटर्मिनेंट में से हम रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन निकाल सकते हैं, ओवरऑल नहीं, और अगर बाहर का नंबर अंदर जाएगा तो भी आपकी मर्जी की किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा।
इसके अलावा आपको ये बताया कि जीरो वाला जो मामला है, अगर किसी एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो होंगे तब जीरो बनेगा, कोई दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तब जीरो बनेगा। इसके अलावा अगर आप किन्हीं भी दो रोज को या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन लगेगा। इट इज क्लियर। तो अब हम जरा उसका प्रूफ करके बताते हैं कि अगर कोई दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वो चीज जीरो क्यों बन जाती है। वो जो प्रूफ होना था इसी प्रॉपर्टी के बेस पर था। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज ABCDEFGHI, मान लीजिए मुझे आइडेंटिकल रखना है तो ADG। अब ये दोनों आइडेंटिकल है, हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो हमने क्या किया, प्रूफ बता रहे, वरना आप प्रॉपर्टी के बेस पे डायरेक्ट लिख सकते थे। आपने C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। दिस इज ADG। जब आप इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन लगेगा, इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन लगेगा। ये जो चीज है अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओरिजिनल के बराबर है। देखिए आपने इंटरचेंज करा, लेकिन इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। जो डिटर्मिनेंट पहला था वही डिटर्मिनेंट दूसरा है। और मैं प्रॉपर्टी के बेस पे क्या कर रहा हूं कि जब भी आप इंटरचेंजिंग करेंगे एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो अगर मैंने इंटरचेंजिंग करी तो एक नेगेटिव साइन लगना था, लेकिन एक्चुअली रोज आइडेंटिकल थी या कॉलम आइडेंटिकल थे, उसकी वजह से ये चीज सेम। तो दिस प्लस दिस इज जीरो, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, डिटर्मिनेंट इज। प्रूफ आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताए गए हैं, वो कंपल्शन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कभी कभी बाई चांस रेयर टू द रेयर केसेस में एक या दो नंबर की वेटेज में इस टाइप का प्रूफ पूछा जा सकता है। तो ये चीज क्लियर। जब भी आप दो रोज या दो कॉलम है उन्हें इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन लगेगा। और उसके बेस पर एक आपने प्रूफ कर लिया कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, और उसका प्रूफ भी कर लिया। तो आज हमने बेसिकली जो प्रॉपर्टीज करी, तो पहली चीज ये कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर एलिमेंट किसी रो के होंगे, कोफैक्टर किसी रो के होंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जीरो आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर रो में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। कोई दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। अगर आप दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगेगा। आप डिटर्मिनेंट में रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन निकाल सकते हैं। और सिमिलरली अगर बाहर का नंबर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो भी आपकी मर्जी की किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। अभी 4.2 से रिलेटेड प्रॉपर्टीज कुछ बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में कैरी आउट करेंगे। यहां तक की प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू।